Hi friends, welcome back to the channel, and I am back this time after a gap of around 4 months, and this time with a movie review. जैसा कि आप देख सकते हैं right at the start in the thumbnail itself, ये मूवी रिव्यू है फॉर द मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर जो कि मराठी में रिलीज हुई है। हिंदी में उसका टाइटल स्वतंत्र वीर सावरकर है। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवीज ऑफ दिस टाइम, और इसीलिए मुझे लगा कि शायद इसको ज़रूर अभी रिव्यू करना चाहिए। ये एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फ़िल्म है अबाउट कैरेक्टर वीर सावरकर। जैसा कि हम सब जानते हैं, उनकी बायोग्राफी पर है। डेफ़िनेटली इसमें काफ़ी हद तक बहुत सारे आप कह सकते हो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, फिक्स गए हैं टू मेक इट मोर स्टोरी लाइक अ फ्लो। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। इस फ़िल्म की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगी अबाउट द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी बिट। वो मैं टाइम स्टैम्प देने की कोशिश करूँगी। इफ एनीवन वांट्स टू हियर ऑन दैट पार्ट, क्योंकि वो काफ़ी लंबा है, यू कैन डायरेक्टली क्लिक इन देयर। अदरवाइज़ लेट्स स्टार्ट विथ इट द अदर पॉइंट्स। अगर फ़िल्म की बेसिक स्टोरी लाइन पे बात किया जाए या स्क्रीन प्ले पे बात किया जाए, तो इट हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटीफुल राइड। इस मूवी में काफ़ी अच्छी तरह से कहानी और कसी हुई स्क्रीन प्ले एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ आपको नज़र आती है। कोई भी सीन ड्रैग नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल यू कम टू द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में थोड़ा-सा फ़िल्म ड्रैग कर जाती है। द लेंथ ऑफ द मूवी इज़ अप्रॉक्सिमेटली 3 आवर्स, आई गेस 2 आवर्स 58 मिनट्स। सेकंडली सेकंड हाफ स्पेशली जो सेल्युलर जेल में जब वीर सावरकर रहते हैं, उस समय की जो स्टोरी लाइन है या उस समय का जो आप कह सकते हो पूरा पार्ट है, वो थोड़ा-सा ड्रैग ज़रूर लगता है, बट शायद वो ज़रूरी भी था बिकॉज़ दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स और स्ट्राइकिंग टाइम इन सावरकर्स लाइफ। कई लोगों का कहना है कि हिज लाइफ वाज कंप्लीटली चेंज्ड इफ वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्री एंड पोस्ट सावरकर इन प्री एंड पोस्ट सेल्युलर लाइफ जेल। आगे अगर हम कहें तो इस फ़िल्म में कुछ चीज़ें जो मुझे काफ़ी अजीब लगी या काफ़ी शायद उतना फ़िल्म में डालने की ज़रूरत शायद नहीं थी, वाज़ द क्रूड सीन्स जो कि ब्रिटिशर्स के सॉरी फॉर दैट जो ब्रिटिशर्स के सारे जो शायद सच भी सो जो कि शायद सच भी थे। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ सच पॉइंटर्स टू शोकेस। वो थोड़ा ज़्यादा ही किया गया था, बट देन दैट इज़ ओके। एक्टिंग वाइज़ रणदीप हुड्डा की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। बहुत मतलब आप क्या कह सकते हैं, ईच एंड एवरी सीन, ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन दैट ही गिव्स इज़ समथिंग दैट यू कैन फॉल फॉर इट। सारी बातें उन्होंने बहुत ही छोटी-छोटी माइनर चेंजेस जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन है, पेन हो, हैप्पीनेस हो, सब बहुत अच्छी फ़ियर हो, सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे की है। सपोर्टिंग कास्ट में उनकी वाइफ यशोदा का कैरेक्टर प्ले किया है सॉरी अंकिता लोखंडे ने, हु इज़ अ पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस। उनका काम भी अच्छा लगा, बट वो खैर उनका रोल तो सिंपल है, एज अ सिंपल हाउसवाइफ जो अपने हस्बैंड को हर जगह सपोर्ट करती हैं, अ ब्यूटीफुल वाइफ। अच्छा लगा है उनका काम। रोल कंपैरेटिवली छोटा है। द अदर कैरेक्टर जिनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसने बहुत इम्प्रेस भी किया, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, वाज़ द पर्सन जिन्होंने वीर सावरकर के बड़े भाई बाबा राव सावरकर का रोल प्ले किया है, या गणेश दामोदर सावरकर का रोल प्ले किया है। दोज़ पीपल हैव डन इट अ वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेयल एंड अ वेरी नाइस रोल। अ, एक जो अगर हम आगे चल के आएँ तो जो सारे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर हम जाएँ, जो कि हाँ, जो अब हम अगर आगे चल के आएँ अबाउट द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पार्ट, दैट इज़ द मेजर फीचर which I wanted to discuss here. सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस फ़िल्म में जो एक चीज़ मुझे लगा कि थोड़ी यूज़लेसली ऐड कर दी गई है हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के हिसाब से, वाज़ द काइंड ऑफ वाज़ द काइंड ऑफ फीलिंग जो वीर सावरकर की दिखाई गई थी बिफोर सेल्युलर। ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे सावरकर या विनायक सावरकर एक बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाले
आदमी हैं जिनको मतलब कोई डिफरेंस फील नहीं होता है हिंदूज एंड मुस्लिम्स में, हमेशा दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं, जबकि ऐसा शायद है नहीं। अ, विक्रम संपत की बुक जो है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड एंड रिसर्च्ड बुक ऑन वीर सावरकर। उनकी बुक में ही बताया गया है कि जब सावरकर बच्चे ही थे उस समय एक अ, हिंदू मुस्लिम रॉयट हुआ था जिसमें कि सावरकर ने पार्टिसिपेट किया था, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, और एक मस्जिद में जाके झंडा फहराया था, भगवा झंडा, जो कि आज भी लोग कहते हैं। ये सावरकर की बुक में है। सो आई so I do think that this storyline was uselessly added, शायद दिखाने के लिए कि वो कितने अच्छे थे और उनको समाज ने या सिचुएशन ने उनको बुरा कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, लेकिन ये पूरी की पूरी एक नरेशन वहाँ पे आ जाती है। नाउ कमिंग टू दिस बिट, ये विक्रम संपत की बुक मैंने इसलिए बताई क्योंकि विक्रम संपत की बुक को जनरली राइट विंग वाले भी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं सावरकर की लाइफ में। नाउ इट इज क्लियर दैट सावरकर हमेशा ये सोचते थे कि ब्रिटिश इज द नंबर वन एनिमी, फिलहाल उनको हटाना जरूरी है, उसके बाद इंटरनली हम धीरे धीरे अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो आई अग्री टू इट। इसीलिए जब उन्होंने स्वाधीनता संग्राम पे 1980 सॉरी 1857 पे बुक लिखी थी, तभी भी उन्होंने बहादुर शाह जफर की महानता को कोट किया था, और उन्होंने जो ये उनका जो बहादुर शाह जफर की जो लाइन थी कि हिंद का जो ग्लोरी है वो ब्रिटेन ब्रिटेन तक जाएगा, वो पॉइंट को वो नोट किया था। सो इसी पॉइंट को लेकर के थ्रू आउट फिल्म में 4-5 जगह दिखाया गया है जैसे वो कितना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सपोर्ट में थे। ये बार-बार उनके कैरेक्टर को ये बोलता हुआ दिखाया गया है। बहुत सारे मुस्लिम कैरेक्टर्स उनसे मिलते हैं और वो सबको यही बताते हैं। मतलब एक बार नहीं, वो बार-बार बताते रहते हैं कि नहीं ये मेरा थॉट प्रोसेस है। नाउ ठीक है, दिस वाज़ वन पार्ट जो थोड़ी-सी मुझे हिस्टोरिकली यू कैन से अच्छी नहीं लगी, सही नहीं लगी। अम दूसरी अच्छा, अगर आगे बात करें तो जैसे मैंने बताया ब्रिटिश की क्रूएल्टी बहुत बड़ी बात बताई थी, और उसके साथ-साथ इन्होंने जो लेसर नोन लेकिन क्रांतिकारी हैं, जो स्पेशली जो जिसको कह सकते हैं रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी हैं, जो कि आर्म्स के थ्रू जो कि जो कि कह सकते हो कि एक वायलेंट वे में स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। उन सारे स्वाधीनता संग्राम के लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया है। उनको अच्छी तरह से दिखाया गया है, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ चापेकर ब्रदर्स की कहानी को तब उन्होंने स्टोरी में मोल्ड किया जबकि विनायक दामोदर सावरकर के ही फादर की डेथ हो जाती है 1896 वाले प्लेग में। उसी समय ब्रिटिश ने जिस तरह के जिसको कह सकते हैं अत्याचार किया था वाइल सेग्रीगेटिंग द प्लेग इफेक्टेड पीपल विद द अदर्स, और उसके ही जवाब में चापेकर ब्रदर्स ने जाकर के वहाँ पे उन लोगों को वहाँ के मजिस्ट्रेट मतलब उसके बाद जो जाके चापेकर ब्रदर्स ने जो रिस्पॉन्ड दिया था, वो पूरी बातें वहाँ पे दिखाई गई थी अलॉन्ग विद द नॉट असैसिनेशन, द हैंगिंग ऑफ द चापेकर ब्रदर्स। आगे चल के उन्होंने खुदीराम बोस को भी दिखाया कि एक बार जब बॉम्ब्स मिलने शुरू हो चुके थे इंडिया में, तो खुदीराम बोस ने अटैक किया था और उनकी डेथ मतलब उनकी स्टोरी को भी दिखाया। अगेन उनके हैंगिंग को भी दिखाया। हालाँकि मेरी थोड़ी-सी मर्ज़ी थी कि यहाँ पे शायद प्रफुल्ल चक्की को भी थोड़ा-सा दिखा देते, बट उनको अवॉइड कर दिया गया। ऑल्दो प्रफुल्ल चक्की को हैंग नहीं किया गया था, उन्होंने पकड़े जाने के डर से सुसाइड कर लिया था, लेकिन उनकी भी बात अगर आप खुदीराम बोस को दिखा रहे हैं तो प्रफुल्ल चक्की को भी दिखाना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बट अदरवाइज़ इट्स ओके। अनंत करकरे सॉरी नॉट करकरे, अनंत कनहरे थर्ड पर्सन जिनकी डेथ को दिखाया, एंड इट वाज वेरी क्लोज बिकॉज ये हिज रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल वाज वेरी मच रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ बाबा राव, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ये तीनों के बारे में तीनों को उन्होंने दिखाया और बहुत अच्छी तरह से दिखाया। आई रियली लाइक्ड दैट बिट ऑफ इट। ये सारी स्टोरीज हमारे स्वाधीनता संग्राम की स्टोरीज हैं जो कि हम सब बहुत कम जानते हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज टेक्स्ट बुक्स में एटलीस्ट क्लास 10 तक के टेक्स्ट बुक्स में जब आप फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो 2 से 3 पैराग्राफ में, चैप्टर भी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इन सबको जल्दी जल्दी क्लब करके एक साथ बता दिया जाता है कि ये हुआ, सबके नाम एक एक लाइन में लिखे रहते हैं। आपको पता
नहीं रहता कि ये है कौन, मतलब कितने कम एज के ये लोग थे। एटलीस्ट यहाँ पे इनको देख के आपको लग रहा है कि एक बच्चे ने, खुदीराम बोस वॉज 18, अनंत अनहरे वॉज 18, प्रफुल्ल चक्की की उम्र 19 ईयर्स थी। इस एज में इन सब ने जो कुछ इस एज में इन सब ने स्वाधीनता के लिए अपनी जान गंवाई। ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं देख करके। दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। Lastly, of course, the most important person in विनायक दामोदर सावरकर's लाइफ, जो कि इस तरह के आंदोलन में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, वो है मदन लाल ढींगरा जी। मदन लाल ढींगरा एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और वो इंडिया हाउस में सावरकर के सपोर्टर भी रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो सावरकर को अपना गुरु मानते थे, मतलब नॉट एक्चुअली गुरु इन टेक्निकल सेंस, बट वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उनके हिसाब से ही चलते थे। नाउ मदन लाल ढींगरा, मुझे एक्सपेक्टेड था कि मदन लाल ढींगरा को थोड़ा-सा ये ज़्यादा एक्सपैंड करके दिखाएँगे, स्पेशली क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट थे और जो इंडिया हाउस की सावरकर की जर्नी है उसमें वो उनके बहुत अच्छे कंपेनियन थे। बट यहाँ पे उनको बहुत ही आई विल नॉट से कि उनको साइड ट्रैक किया गया था, बट मुझे शायद ये इंटेंशनल भी था, बट उनके रोल में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मदन लाल ढींगरा का कैरेक्टर है टिल द टाइम, बिकॉज वो कैरेक्टर थ्रू आउट इन्वॉल्व था। वो कुछ बोलता भी था, सावरकर को साइड में खड़ा रहता था, कुछ बोलता था, एंड एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग। लेकिन तब तक मुझे समझ में नहीं आया कि मदन लाल ढींगरा है, कि जब तक कि उनका लास्ट सीन नहीं आया व्हेन सावरकर कॉल्स हिम आउट कि मदन लाल ढींगरा आज तुम अमर हो जाओगे, या समथिंग लाइक दैट द डायलॉग। शायद ये इंटेंशनल था टू गिव अ स्ट्रॉन्ग और हार्ड हिटिंग एफर्ट कि अरे ये मदन लाल ढींगरा है, या जो भी रीजन रहा हो, बट वो, मतलब मुझे लगता है कि उनकी बैक स्टोरी हल्की सी दिखानी चाहिए थी और थोड़ी सी बातें वहाँ पे और ज़्यादा दिखानी चाहिए थी बिफोर ही इज एक्चुअली शोन एज गोइंग एंड assassinating Curzon Wiley. बिफोर गोइंग अहेड, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा एलिमेंट ऐड कर दूँ, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से ट्विटर पे देख रही हूँ कि लोग मदन लाल ढींगरा को ही मॉक कर रहे हैं जस्ट टू अपोज सावरकर। मदन लाल ढींगरा सच में एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने हमेशा से अपनी लाइफ को, वो बहुत ही बेटर लाइफ जी सकते थे और उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर लिया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ द मदरलैंड। उनके फादर सिविल सर्जन थे और उस समय वो ब्रिटिश के साथ कंसिडर ब्रिटिश इंडिया के वो उस टाइप के पोस्ट में थे जो कि रेयरली किसी इंडिया को मिलता था, रेयरली किसी इंडियन को मिलता था। उनके सारे भाई और बहुत ही हाई पोजीशन पे थे और दे वर लाइक वेरी रिच पीपल और उनको हर तरह के फैसिलिटीज थे। बट बिकॉज मदन लाल ढींगरा जी हमेशा से चाहते थे कि वो भारत के लिए कुछ करें, तो वो अपनी माता अपने उन्होंने स्कूल के में उनके पिता ने अपना इन्फ्लुएंस लगाया कि सिर्फ एक माफ़ी कर दो और वो वापस जा सकते हो अपने स्कूल में, बट वो नहीं आए। वहाँ से वो चले गए और उन्होंने बाहर जाकर के तांगा चलाया, वहाँ जाकर के बिल्कुल एक पेटी वर्क्स किए, लेबर किए, सिर्फ हिसाब से करने के लिए। ही वॉज लिटरली लिविंग एज इनटू रैग्स, जबकि उनके पास कुछ भी इस की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ही वांटेड टू ग्रुप गैदर अ ग्रुप फॉर यू कैन से क्रांति एंड समथिंग। बाद में वो लंदन भी जब गए तो अपने भाई, जो उनके बड़े भाई थे, उनके कहने पर गए और लंदन में इंडिया हाउस में ऑब्वियसली अगेन ही स्टार्टेड उनके भाई की, ये कुछ लोग यहाँ तक ऐड कर रहे हैं कि वो कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल को पार्टीशन किया था 1905 में, उसको मारना चाहते थे। चूंकि उसे नहीं मार पाए तो कर्जन वाइली को मार दिया, जस्ट बिकॉज इनका भी नाम कर्जन था। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो लॉर्ड कर्जन को मारना चाहते थे। इनफैक्ट मदन लाल ढींगरा जी ने 2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट किया भी था लॉर्ड कर्जन के लिए, लेकिन हर बार वो बच जाते थे, बिकॉज कभी वो क्योंकि टाइम उनका मैच नहीं कर पा रहा था। बट दिस टाइम ही रियली टू असैसिनेट ओनली टू अटैक कर्जन वाइली। कर्जन वाइली का भी इसकी वजह से ये लोग इनको पसंद नहीं करते थे। द प्लान वॉज ऑलवेज टू किल कर्जन वाइली एंड डेफिनेटली नॉट क्योंकि उनका नाम भी कर्जन था। आगे चल के अगर मैं ऐड करूं यहाँ पर,
तो ये हालाँकि फ़िल्म में इस चीज़ को नहीं दिखाया गया है, व्हिच इज़ व्हाई आई एम सेइंग ये दिखाना चाहिए था। कर्ज़न वाइली को मारने के लिए इन्होंने अच्छी खासी प्लानिंग भी की थी एंड इनफैक्ट अपने क्योंकि उनका भाई एज़ आई सेड ये लोग काफ़ी ब्रिटिश तो अपने भाई से मिल करके उन्होंने कर्जन वाइली के साथ एक यू कैन से मीटिंग करवाई थी और एक दो बार उनसे मिले भी थे। कर्जन वाइली मदन लाल ढींगरा जी को पहचानते थे। इनफैक्ट मदन लाल ढींगरा जी जब मिलने गए थे तो जब जब ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था तो मदन लाल ढींगरा को कई लोगों का कहना है, कई आई विटनेसेस का कहना है कि कज़न वाली ने उनको मतलब उनके नाम से बुलाया था कि लाइक उनसे मिलने जाते हैं, अच्छा अच्छा मदन तुम भी आए हो टाइप्स, व्हिच इज़ व्हेन कज़न वाली को मदन लाल ढींगरा जी ने मारा था एंड पूरी की पूरी फैमिली ने उन्हें डिसोन कर दिया। आज तक मदन लाल ढींगरा जी की फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। उस फैमिली ने ढींगरा सरनेम को ड्रॉप कर दिया था टू डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द पर्सन। उसका उन्होंने कोई भी उनका यू कैन से सपोर्ट उसके बाद नहीं रह गया था एंड ही वाज कंप्लीटली ओवर बाय देन। सो ऐसे इंसान को आप डाउन शो करें जस्ट बिकॉज ही वाज अ फ्रेंड ऑफ सावरकर, वो सही नहीं लगता है मुझे। खैर कमिंग बैक टू द मूवी बिट, जो मुझे दूसरा एक यू कैन से थोड़ा सा पॉइंट बुरा लगा या सरप्राइजिंग लगा, ये हो सकता है कि वो मुझे थोड़ा क्योंकि जो गांधी जी का पोर्ट्रेयल था, क्योंकि गांधी शायद ये फ़िल्म का पोर्ट्रेयल नहीं था, उन्होंने गांधी जी को कभी भी एक ईविल इंसान नहीं दिखाया था, जो कई लोग कह रहे थे कि गांधी जी को ये बहुत ही ईविल दिखाएँगे। लेकिन गांधी जी का पोर्ट्रेयल इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बहुत ही कैरिकेचरिश हो गया था, एट लीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। सेकंड हाफ में उनका कैरेक्टर मच बेटर लगता है, लेकिन फिर भी गांधी वर्सेस सावरकर अगर उन्हें दिखाना था, तो गांधी वर्सेस सावरकर शुड हैव बीन मोर लाइक अ बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज़। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट कुछ हद तक एक हीरो वर्सेस विलन की फीलिंग आ रही थी। मे बी नॉट अ क्रूएल विलन बट अ काइंड ऑफ विलन जो कि इग्नोरेंस में बहुत सारी गलत काम कर रहा है। तो वो मुझे पसंद नहीं आया। द गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू को भले ही आप उतने अच्छे दमदार तरीके से ना रखो जितने दमदार तरीके से आपने सावरकर के व्यूज को रखा था एंड दैट वाज कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन गांधी जी को एक कैरिकेचर बना देना या उसको कंप्लीटली आउट शो कर देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दैट वाज वन पार्ट आई कंप्लीटली डिसएग्री विथ इट। और गांधी जी की जो इम्पोर्टेंस है उसको इस फिल्म में, मतलब गांधी जी की इम्पोर्टेंस तो खैर कोई कम क्या कर सकता है, बट गांधी जी को बिल्कुल एक मैं बोलूँ कि बिल्कुल एक समवन यू विल नॉट लाइक इट, यू डिस्पाइसेस बनाने की जरूरत शायद नहीं थी। सेइंग दैट आई स्टिल एडमायर द फैक्ट दैट इन्होंने गांधी जी को एक डिफरेंट लाइट में दिखाने की कोशिश ज़रूर की है। स्पेशली जबकि गांधी जी ने जो अफ्रीका में जो जुलूस का अपराइजिंग था उसके अगेंस्ट जो बातें की थी उसको हाईलाइट किया, जो कि जनरली हमारे हिस्ट्री बुक्स में दबा दिया जाता है व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट गांधी जी's लाइफ इन अफ्रीका। यहाँ पर एक और बात ये ऐड मैं करना चाहूँगी कि गांधी जी हम सबके आदरणीय हैं, गांधी जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और वो राष्ट्रपिता हैं, सब कुछ वो हैं जो कि शायद ही कोई उस लेवल तक पहुँच सकता है। बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वो एक ह्यूमन है एंड इफ ही इज़ अ ह्यूमन तो हम सबको समझना पड़ेगा कि उनसे भी कोई ना कोई गलतियाँ होंगी ही। द ह्यूमन्स के गलतियाँ नहीं होना या वो सुपर ह्यूमन नहीं हो जाते हैं कि उनसे कोई गलती नहीं होगी। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद गांधी जी को मतलब दिखा देना इन सारी चीज़ें, गांधी जी की गलतियाँ एक्सेप्ट कर लेना शायद गलत नहीं है। कि हम गांधी जी को भी हम हमेशा फ्लॉलेस दिखाएं वो ज़रूरी नहीं है। और इस फिल्म में मैंने पहली बार देखा है कि ये अटेम्प्ट लिया है कि गांधी जी की भी जो थोड़ी मोड़ी कमियां थी, जो गलतियां उनसे एक आध हुई है, उसको इस फिल्म में हाईलाइट किया है, विच इज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। लेकिन शायद अगर ऐसा इन्होंने किया है तो इनको सावरकर की भी गलतियों को हाईलाइट करना चाहिए था। सावरकर इज ऑल्सो नॉट अ फ्लॉलेस पर्सन और सावरकर की गलतियां भी कई हैं। उन सबको इन्होंने शुगर कोट करना, हनी कोट करना या बिल्कुल एक तरह से छुपा ही दिया। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं गांधी जी की, इन्होंने साफ साफ दिखाया है कि सावरकर को प्रॉब्लम थी कि गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों एक्सेप्ट कर लिया था आफ्टर द पूना पैक्ट विद द मुस्लिम्स, especially giving them much higher representation in the government as
कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन इन द जनरल वे, जो कि सही बात है। वो एक गलत डिसीजन था कांग्रेस का जो उन्होंने किया था। लेकिन अगर उन्होंने ये दिखाया तो उन्हें ये भी दिखाना चाहिए था कि आगे चल के प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सावरकर की हिंदू महासभा ने जिन्ना के साथ या जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट्स भी फॉर्म की थी। ये इतनी इम्पोर्टेंट बात को इन्होंने कंप्लीटली छुपा दी। तो ये मतलब आप देख सकते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट पैरामीटर आप एक सावरकर का मिस कर रहे हो और हर गलती गांधी जी की दिखा रहे हो, तो वो एक सही कदम एटलीस्ट इतनी रिसर्च मूवी जो कि ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने बनाई है, इसमें शायद नहीं होना चाहिए था। कमिंग बैक टू कमिंग बैक टू द अगेन द पार्ट जो कि मुझे लगा कि हिस्टोरिकली थोड़ा शायद और एक्यूरेट होना चाहिए था, जिसके बारे में मैंने पहले भी हिंट किया था, was the story of अनंत कन्हरे। नाउ कन्हरे की स्टोरी कहीं ना कहीं से, जैसा मैंने बताया कि वो बाबा राव सावरकर की स्टोरी से अटैच, विच इज हिस्टोरिकली ट्रू एज वेल। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम दे देते हैं। ये कन्हरे की को ने पॉइंट ब्लैंक तो नहीं, मतलब सामने से शूट किया था ऑथर मेसन टिपेट को। ऑथर मेसन टिपेट जैक्सन, जिनको कि जनरली पंडित जैक्सन भी कहा जाता था। जैक्सन एक बहुत ही रिनाउंड इंडोलॉजिस्ट थे। वो बहुत मतलब उनकी संस्कृत की बुक्स बहुत, उन्होंने संस्कृत में मास्टर्स किया हुआ था, उनकी संस्कृत बहुत अच्छी थी और वो बहुत सारी किताबें लिखते थे। इनफैक्ट कई किताबें और कई उनकी इंडोलॉजी की स्टडीज हमें अभी भी अवेलेबल है, जिसको कि हम यूज़ करते हैं। इट वाज आल्सो कंसिडर्ड कि वो जो इंडियन पॉपुलेशन है उनकी तरफ काफ़ी हेल्पफुल या काफ़ी यू कैन से उनकी तकलीफ को समझने वाले थे, या सब कंसिडर किया जाता था उस समय। After the arrest of Baba Rao Savarkar, it was assumed that Jackson का भी कोई हाथ था in the entire arrest. इस समय वो नासिक के मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, और जैक्सन कुछ लोगों का कहना है कि जैक्सन को अभिनव भारत की एक्टिविटीज का पता था। नाउ अभिनव भारत की एक्टिविटीज, हालांकि हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये बात सच हो सकती है कि जैक्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस एंटायर प्रोसेस में, लेकिन फिर भी अभी हमें कोई यू कैन से कोई ऐसा एविडेंस जिसको कहा जाएगा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है प्राइमरी सोर्सेज से या इवन सेकेंडरी सोर्सेज से कि जरूर से ही जैक्सन इस पूरी बात में इन्वॉल्व थे। ऐसे में जैक्सन को डायरेक्टली इस फिल्म में हालांकि ये दिखाते हैं कि जैक्सन जाकर के सावरकर को, बाबा राव सावरकर को पकड़ते हैं, उनके छोटे भाई को, और उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं, और उसके बाद बाबा राव सावरकर को काला पानी भेज दिया जाता है। नाउ इस पूरी कहानी में ये दिखा देना कि जैक्सन डेफिनेटली इन्वॉल्व था शायद सही नहीं था। उसको ये इस तरह से दिखा सकते थे कि कन्हरे या उनकी टीम को ऐसा शक हुआ कि जैक्सन इन्वॉल्व था, इसीलिए उन्होंने जाकर के उसे शूट किया। एक्चुअली ये उस समय जैक्सन का ट्रांसफर भी हो गया था, वो नासिक से जाने वाले थे, और पूरी इंडियन कम्युनिटी ने, बिकॉज इंडियंस रियली लव्ड हिम एट दैट एरिया, उन सभी लोगों ने मिल करके उनको एक फेयरवेल दिया था नासिक के एक थिएटर में। वो थिएटर आई हर्ड अभी तक चलता है, एंड इनफैक्ट उस पे कन्हरे की हीरोइक्स पर एक प्ले भी हुआ था कुछ साल पहले, आई थिंक 2012 में या 10 में। सो वो सीन दिखाने के लिए बहुत सीन वाज नाइस एंड एवरीथिंग, लेकिन शायद जैक्सन को क्लियरली इतना विलन नहीं दिखा देना चाहिए था, स्पेशली क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो सच में इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं। आगे की अगर हम बात करें अभिनव भारत की, चूंकि हमने बात की है, तो अभिनव भारत की भी हिस्टोरिसिटी पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इसमें सही दिखाया है या नहीं ऑन द क्रोनोलॉजिकल व्यू, बिकॉज मैंने जितना भी पढ़ा है सावरकर और दोनों, मतलब सावरकर, वीडी सावरकर और उनके बड़े भाई ने मिल करके जब अभिनव भारत को अभिनव भारत की स्थापना अप्रोक्सीमेटली तब की थी जब सावरकर कॉलेज पहुंच चुके थे, और वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेके करते थे। इस फिल्म में हालांकि दिखाया है कि वो अभिनव भारत उन्होंने बचपन में ही स्टार्ट कर दिया था, और वो बचपन में ही लोगों को लेके चलते थे। नाउ दिस पार्ट आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि अभिनव भारत की स्थापना उन्होंने पहले ही कर दी होगी, बट
वो एक्चुअली फॉर्मलाइज हुआ होगा जब पुणे की कॉलेज में चले गए थे सावरकर। तो मैं यहाँ पे कुछ भी हिस्टोरिसिटी क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक हल्का सा डाउट लगा जो मैं जस्ट वांटेड टू शेयर इट यू ऑल। थर्डली, एक जो और पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा was showcasing the role of सावरकर in the lives of सुभाष चंद्र बोस एंड भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में तो उन्होंने यहाँ तक दिखा दिया कि कोई उनसे भगत सिंह से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तुम इस स्वाधीनता संग्राम में क्यों आए, तो वो कहते हैं कि मैंने वीर दामोदर सावरकर की एक किताब पढ़ी थी और उसी में मेरे अंदर क्रांति आ गई। नाउ आई हैव नो क्लू अबाउट एनी सच स्टेटमेंट बाय भगत सिंह, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि भगत सिंह जब उन महान क्रांतिकारियों की बातें करते थे, जिनकी उनको रिस्पेक्ट है, तो उसमें वो सावरकर का नाम भी लेते थे। इसीलिए हम यहाँ इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सावरकर did play a role in his life, या एटलीस्ट ही वो समवन जिनकी बातों को सावरकर जिनकी बातों को भगत सिंह ने आत्मसात जरूर किया था। इनफैक्ट मुझे कुछ मेरे एक फ्रेंड ने बताया, मुझे नहीं पता इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि मैंने पूरी डायरी तो नहीं पढ़ी है जो भगत सिंह की है। उन्होंने बताया था कि भगत सिंह जो लिखा करते थे व्हाइल ही वाज इन जेल, तो उनकी कुछ कविताओं में सुनो दैट सुभाष चंद्र बोस के जो कुछ रिलेटिव्स हैं या जो अभी के जो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनमें से कुछ लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन भी रेज किया था, स्टेटिंग कि उनका उन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि देर आर सर्टेन सेकेंडरी सोर्सेज विच डू सजेस्ट दैट सुभाष चंद्र बोस ने भी सावरकर को रिस्पेक्ट दी थी और सावरकर की कुछ बातें उन्होंने भी यू कैन से जिसकी वजह कुछ बातें ऐसी थी जिसकी वजह से वो भी इन्फ्लुएंस हुआ था और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में जाने से पहले वो सावरकर से मिले जरूर थे। नाउ अगेन ओनली सेकेंडरी सोर्सेज, सो नॉट कंक्लूसिव, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूँगी। इफ एनीवन हैव द व्यू यू कैन हैव। इसके बाद सॉरी, मैंने थोड़े पॉइंटर्स नोट करके रखे थे बिकॉज आई डिडंट वांट टू से दिस। हाँ, उसके बाद बोला जाए तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी वॉज द स्टोरी इन सेल्यूलर जेल। जैसा मैंने कहा, हालांकि वो ड्रैग था, लेकिन उसमें बहुत ही डिटेल में दिखाया गया था किस तरह के अत्याचार उन्हें किए जाते थे। कोल्हू में चारों तरफ घुमाया जाता था, खाना पीना ठीक से नहीं मिलता था, बिल्कुल एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको बार बार रखते थे, और जो उनका रूम भी था वो बहुत छोटा सा था, जिसमें बिल्कुल हवा आने की भी ठीक से जगह नहीं थी। मतलब कई बार उनको हैंडकफ करके छोड़ देते थे घंटों तक, जिससे कि वो बैठ भी नहीं सके, खड़े खड़े रहना पड़ता था। ऐसे पनिशमेंट्स उनको मिलते थे। दे शोड दैट वन पर्सन वाज बीटन टू डेथ। उसके बाद जब वो मर गया तो वहाँ का जो जेलर था वो कहता है कि उसे ना समुद्र में फेंक दो, और कहता है ना कि सुसाइड कर लिया है। सो दैट काइंड ऑफ अ क्रुएल्टी वाज शोन। और वो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये दिखा रहे थे, आई थिंक ये शायद एक रीज़न भी है, कुछ लोगों का कहना है, इवन विक्रम संपत भी इस बात को ऐड करते हैं कि उनकी मुस्लिम्स के प्रति जो गुस्सा था वो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ था, कि वहाँ के जो जेलर्स तो नहीं, लेकिन वहाँ के जो जेल के जो कर्मचारी थे वो मोस्टली अफगान या नॉट अफगान टू बी ऑनेस्ट, पठान थे। पठान मुस्लिम्स थे और वो हमेशा इनको मॉक करते थे हिंदुइज्म को लेकर के, और कई सारे हिंदू जो कैदी थे उनको मारते थे और उनको खाना देने के बदले में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। और जब सावरकर ने कोशिश की कि वो रिकन्वर्ट करें इन सबको हिंदुइज्म में, तो फिर उन्हें बहुत मारा। मतलब इस तरह का उनको क्रुएल्टी यहाँ पे मुस्लिम्स के प्रति मिलने लगी थी। नाउ दिस वॉज अ वेरी बिग थिंग। अगर इनके साथ सच में हुआ था तो इसकी वजह से तो डेफिनेटली किसी को भी थोड़ी सी दूसरे पार्टी के प्रति बढ़ जाएगा गुस्सा, एंड which is then if true then this is a valid reason for that, you can say, for the division that he happened to have in his mind. पोस्ट सेल्यूलर में अगर हम बात करें, मैंने ऑलरेडी बता दिया है अबाउट सुभाष चंद्र बोस जिनसे इन्होंने मिलने के दिखाया था, बट यहाँ पे पोस्ट सेल्यूलर में इन्होंने फिर आगे भी दिखाया कि वाइल ही वॉज इन जेल
आउट ऑफ काला पानी बट स्टिल इन रत्नागिरी जेल या इंडिया के जो मेनलैंड इंडिया के जेल्स में थे, तब उनको सुनने में आ रहा था कि जो अली ब्रदर्स हैं उन्होंने आमिर ऑफ अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी है कि वहाँ से अफगानिस्तान से फोर्स भेजो क्योंकि ब्रिटिश अभी वीक है और वापस से इंडिया को एक सल्तनत बना लो। ये मैंने रणदीप हुड्डा की भी बात कही जिसमें उन्होंने फिर बोला है कि ये उन्होंने अच्छे रिसर्च से पता लगाया है। इसकी वजह से धीरे-धीरे ये फ़िल्म ऐसा दिखाती है कि सावरकर को धीरे-धीरे गुस्सा आने लगा कि ये लोग अगर आमिर अटैक करते हैं इंडिया के फोर्सेस में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो हमारे लिए देश के लिए लड़ेंगे या इस्लाम के लिए लड़ेंगे एंड देन ही डिसाइडेड टू कम विद द टर्म हिंदुत्व। हिंदुत्व जो कि इनकी मूवी की या इनकी ज़िंदगी की मेन आइडियोलॉजी बन गई जो आज भी हम देखते हैं। हिंदुत्व अकॉर्डिंग टू हिम वाज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। उनके हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन सारे लोग हिंदू हो सकते हैं। ही वो बाकी सारे लोग को तो ऑब्वियसली जो इनहेरेंट रिलीजन है उनको तो छोड़ दीजिए बट वो मुस्लिम्स को भी वो कह रहे थे कि वो भी हिंदू हो सकते हैं अगर वो इस ज़मीन को अपनी मस्जिदों या दरगाहों के साथ एसोसिएट कर सकें हिस्टोरिकली। ये पॉइंट मुझे ये फ़िल्म की ये पॉइंट मुझे सही नहीं लगी बिकॉज़ जहाँ तक मुझे पता है हिंदू महासभा का स्टैंस ये था कि अगर मुस्लिम्स को यहाँ रहना है, इंडिया में रहना है तो उनको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया एक हिंदू सिविलाइजेशनल स्टेट है और ये उनको खुद को भले ही एक पार्ट ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा या जो वो सभ्यता इस्लामिक सभ्यता से खुद को डिसएसोसिएट करना पड़ेगा भले ही वो अपने रिलीजन को फॉलो करे। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मूवी एक्चुअली शोड लेकिन ठीक है उनका कहना था कि सिंधु से सिंधु तक विच मीन्स द इंडस रिवर से लेकर के इंडियन ओशन तक का जो एरिया है जो इस सभ्यता से खुद को कनेक्ट करता है वो सारे लोग हिंदू हैं। सो ये उन्होंने हिंदुत्व की डेफिनेशन की थी और उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व एक सिविलाइजेशनल यू कैन से एक सिविलाइजेशनल यूनिटी है और ये सिविलाइजेशनल यूनिटी ही है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। दिस वाज अ वेरी पॉइंट कि उन्होंने फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है एंड ही वाज लाइक एनीवन हु प्रेजेस इफ मुस्लिम्स आल्सो डू दिस आई एम डन विद इट। सावरकर की अच्छाइयाँ डेफिनेटली दिखाई गई है हिज ऑपोजिशन टू द अपीसमेंट विच वाज बीइंग डन बाय कांग्रेस उसको उन्होंने बहुत सही से दिखाया है। आगे चल के उन्होंने हिंदू महासभा का पार्ट की बने वो हिंदू महासभा के पार्ट बने ये भी दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें उसमें सही सही दिखाई गई हैं और लास्टली पोस्ट इंडिपेंडेंस जब पार्टीशन हो गया उसके बाद धीरे धीरे हिंदू महासभा का इम्पोर्टेंस भी कम होते चला गया। इस मूवी में एक अच्छी चीज़ एक अच्छी नहीं कहा जाएगा एक क्वेश्चन पुट आउट किया गया है कि लास्ट में ये जो सावरकर हैं वो कहते हैं कि अब 1952 के इलेक्शंस तक कुछ मत करो क्योंकि जब इलेक्शन होगा 1952 में तब हम अपना पॉइंट आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि हम ही बिकॉज उस टाइम पे हिंदू महासभा वाज द ओनली नेशनल पार्टी आफ्टर कांग्रेस। मुस्लिम लीग तो खत्म ही हो चुकी थी मोस्टली बस बहुत छोटे मोटे लोग ही बचे थे वहाँ पर आफ्टर द पार्टीशन। इस पर इस मूवी में ये दिखाया गया है कि आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ गांधी वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि गांधी को कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई थी जब उन पर पहले भी अटैक हो चुके थे। दिस वाज 20th ऑफ जनवरी 1948 को भी उन पर अटैक हुआ था तो फिर उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई थी। सो हिज वाइफ से इसकी पता नहीं हो सकता है क्योंकि मतलब गांधी जी इतने बड़े अहिंसावादी हैं तो उनको लगा होगा कि अहिंसा की बात है। तो सावरकर को डाउट होता है कि उनकी उनकी तो बहुत सारी बातें कांग्रेस नहीं मानती है ये बात कैसे मान गई। एंड देन सडनली पुलिस कम्स एंड अरेस्ट हिम सेइंग दैट यू माइट हैव सम रोल इन दिस मर्डर और वो कहते हैं शायद इसीलिए सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है। दे डिड नॉट एक्चुअली डायरेक्टली से एनीथिंग बट उन्होंने फिर आगे दिखाया कि इसके बाद पूरे देश भर के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे सब जगह लाइन आने लगा कि हिंदू मैन किल्ड गांधी, मराठा हिंदू किल्ड गांधी और उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड। और
इसी तरह जो पूरे के पूरे चितपवन ब्राह्मण कम्युनिटी पे जिस तरह से उसके बाद अटैक्स हुए, उसको भी फ़िल्म में थोड़ा-मोड़ा दिखाया गया है। इनफैक्ट मुझे ये बात नहीं पता थी एंड इट वाज़ वेरी सैड टू नो कि इनके जो सबसे छोटे भाई थे सावरकर जी के, वीर सावरकर के सबसे छोटे भाई नारायण राव सावरकर, उनको इसी समय मॉब लिंचिंग में उनकी डेथ हो गई, उनको ज़िंदा जला दिया गया था। अ वेरी सैड पार्ट ऑफ इट। आगे चल के इस फ़िल्म की कहानी एंड हो जाती है वंस ही इज़ अरेस्टेड in 1950 when लियाकत अली विजिट्स इंडिया, ही इज़ डिटेन्ड ओवर देयर। इस पर ये फ़िल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स व्हिच हैव बीन शोन आर हिस्टोरिकली वेरी एक्यूरेट, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ बातें हैं जो इन्होंने या तो अवॉइड कर दी हैं या शुगर कोट कर दी हैं या सिर्फ़ लिबर्टी लेके खुद की दिखा दी हैं। तो आई थिंक फीचर फिल्म है तो शायद हमें उतना बेनिफिट ऑफ डाउट इन्हें दे देना चाहिए, बट दैट वाज माय पॉइंट अबाउट इट। हो सकता है बहुत लोगों को ये ओवर एम्फेसाइज्ड या ओवर पॉलिटिकल लगे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे उतनी पॉलिटिकल ये मूवी लगी नहीं, एक्सेप्ट फॉर द अपीजमेंट बिट। लेकिन वो अपीजमेंट बिट भी एक आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड डिस्कशन है गांधी और सावरकर के बीच का। एंड वन पॉइंट व्हिच आई मिस्ड वाज द हिंदुत्व हिंदुत्व की पॉलिसी जिसमें वो एनहाइलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं। नाउ जब हम आज हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि हिंदुत्व कास्टिज्म लाना चाहता है, लेकिन इस फिल्म ने दिखाया और ये सावरकर ने एक्चुअली किया था, जब सारे लोगों को लेकर के वो चाहते थे कि सारे जो दलित हैं जिनको उस समय तक मंदिर में एंट्री बैंड थी, उन सबको वो लेके गए थे कि आप मंदिर में इन्हें एंट्री दीजिए। जब मंदिर के पुजारी ने उन्हें नहीं अलाउ किया, तो उन्होंने एक अलग मंदिर की स्थापना की जिसमें कि दलित भाई जा सकें, उस समय के दलित लोग जा सकें, और साथ में वहाँ पर उन्होंने एक कम्युनिटी जिसको कहा जाएगा कम्युनिटी भोज का भी इनॉग्रेशन किया, जहाँ सारे कम्युनिटीज़ के लोग मिल बैठ के खाते थे। सो ही वॉज अगेंस्ट कास्टिज्म। ही एक्चुअली सेड कि अगर अगर इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगेंगे तो 4 जनरेशन में किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कौन किस कास्ट को बिलॉन्ग करता है, सारे हिंदू हो जाए। एटलीस्ट जो आपके अभी भी जो आपके राइट, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही पॉइंट है जो उन्होंने दिखाया। इसके बाद अगर हम कहें लास्टली अबाउट द रेस्ट ऑफ द मूवी, मुझे अच्छी लगी, काफ़ी सही लगी मूवी। और हिस्टोरिकली यही बात हुई। फिलहाल अगर आप फिल्म के रिव्यूज़ की बात करें, इट इज़ गेटिंग अ गुड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। मैंने जितने भी रिव्यूअर्स जो जेन्युइन मूवी रिव्यूअर्स हैं उनको देखा है, उन सब ने इन्हें इसे 4 टू 5 स्टार्स दिए हैं। हालाँकि पर्सनली मुझे इसे देना होता तो मैं 3.5 स्टार्स ही देती। हिस्ट्री काइंड ऑफ अ पर्सन, हिस्ट्री बफ, तो मुझे ज़्यादा हिस्टोरिकल एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड थी जो नहीं मिली यहाँ पे। बट अदरवाइज इट वाज़ अ गुड मूवी। फ़िल्म 20 करोड़ के बजट में बनी है और अभी तक मैं थर्सडे को ये फ़िल्म ये अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी तक इस मूवी ने 10.3 क्रॉर्स का बिजनेस किया है। मुझे लगता है कि 70-75 लाख से 80 लाख का फॉरेन कलेक्शंस भी है, तो अप्रोक्सीमेटली लेटली ये 11 लाख का का टोटल कनेक्शन है। एंड आई एम सेइंग अबाउट द नेट कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन शायद ये और ज़्यादा है, 12.4 वगैरह कुछ ग्रॉस कलेक्शन की का शायद इन्होंने अभी तक पोस्टर भी निकाला है। बट और मूवी अभी तक ढंग का ही कर रही है। वीकडेज में भी इसने 1 करोड़ की का बिजनेस कंटिन्यू किया है। ट्यूसडे को भी 1 करोड़ था, वेडनेसडे को भी 1 करोड़ था। मुझे लगता है कि अगर आज और कल भी एटलीस्ट 65-70 लाख ये कर ले एटलीस्ट, या 75-75 कर ले, ओवरऑल 1.5 करोड़ का कर ले, तो ये मूवी का नेट कलेक्शन आपका चला जाएगा अराउंड 15 लाख के करीब, 15 नहीं सॉरी 13.5 लाख के करीब चला जाएगा। एंड देन अगेन वीकेंड मुझे लगता है ये वापस से मूवी को ऑडियंस मिलेंगी, क्योंकि इसके ऑडियंस मतलब इट्स गेटिंग अ गुड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। डेफिनेटली कश्मीर फाइल्स या केरला
स्टोरीज की तरह हिट नहीं होगी, लेकिन 20 करोड़ का बजट है, मूवी को 20 करोड़ ज़रूर मुझे लग रहा है गोइंग बाय द वे इट इज़, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी कोई खास मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो रही, ओनली 2 रिलीज़ हो रही है, व्हिच इज़ नॉट समथिंग व्हिच हैज़ अ ह्यूज यू कैन से बफ ओवर यू, बट लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। और लास्टली पॉइंट था कि अबाउट द पॉलिटिकल व्यू स्टैंड, इस मूवी को अभी क्यों रिलीज़ किया, स्पेशली इलेक्शन ईयर में। तो इस पे रणदीप हुड्डा का तो कहना है कि वो पिछले साल ही इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे रिलीज करना चाहते थे, बट उनको बजट नहीं मिला। इफ यू वांट टू बाय दैट आर्ग्यूमेंट, वेल एंड गुड, इफ नॉट, और आप ये मानना चाहते हैं कि ये जानबूझ के ये मूवी अभी रिलीज की गई है क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, तो आप उस पर भी सोच सकते हैं, मैं उस पर डाउट नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी व्यूज, बट देन अगेन हम इलेक्शंस में होता ही है, पॉलिटिक्स यही है। 2 दिन पहले दूसरी मूवी भी रिलीज़ हुई थी, मेरे वतन के लोगों, आई थिंक वाज़ द नेम, जो कि आपदा संग्राम की लेडी की कहानी थी। उस कहानी को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भी प्रेज़ेंट किया था। सो इट्स ये होता है, हर कोई चाहता है, एक परसेप्शन देना चाहता है कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे थे, व्हिच इज़ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट इन माय ओपिनियन। अगर पॉलिटिकल है भी तो ये उनका हक है, पॉलिटिक्स यही होती है और इसमें ये करना ही पड़ता है। So there's nothing wrong in that in my view. So that was all from my side about the movie. और आप लोगों ने मूवी देखी है, आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि हिस्टोरिकली कोई और फैलेसी थी इस मूवी में? ओके, जो मेजर पॉइंट मैं बोलना चाह रही थी लास्ट के लिए रखा था, वो मैंने मिस कर दिया था, अच्छा वो याद पड़ गया। So the last point was about this the petition, the mercy petition, which is the most controversial part of Savarkar's life. सारे लोग उनको मजाक भी बनाते हैं और सॉरी सॉरी मर्सी पिटिशन को इसमें अच्छी तरह से दिखाया गया है इस मूवी में। ओनली डिफरेंस भी कि इसमें ये दिखाया गया है कि आफ्टर लाइक आफ्टर स्टेइंग इन द जेल और सेलुलर जेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ही रियलाइजेस कि जेल में रहते वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अब ये थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि इसको हनी कोट करने की कोशिश कहा जा सकता है, बिकॉज मर्सी पिटिशंस डाले क्यों थे सावरकर ने, ये हम में से कोई नहीं जानता, उन्होंने कभी क्लियर भी नहीं किया। बट अगर हम ये अज्यूम करना चाहते थे तो इसको बहुत क्लियरली नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत क्लियरली इस बात को दिखाने की कोशिश की है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने जिस तरह की उनकी लाइफ थी, जिस तरह से सेलुलर जेल में उनको रखा जा रहा था, जिस तरह मतलब जो क्रुएल्टी है, दैट्स लाइक यू नो यू कैन से इट्स नॉट इवन लाइक वर्थ लिविंग फॉर 15-20 मिनट्स, और उनको सालों तक वहाँ रखा गया था। तो ऐसी हालत में कोई भी इंसान पागल हो जाएगा, कोई भी इंसान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इस तरह से नहीं रह पाएगा, एंड दे आर नॉट द सेम पर्सन एज़ यू एक्सपेक्ट देम टू बी आउट। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो वही कर रहे, वो बहुत ही उस तरह से ही बिहेव करेंगे जैसे कोई एक इंसान नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल जेल में बिहेव करता है, तो वो नहीं हो सकता है। सो अगेन उनकी जो अपॉलॉजी है, जिसने भी उसको कहा है कि वो माफ़ी भी कहते हैं, उन सबको एक्चुअली समझना चाहिए कि वो उनको डबल लाइफ, अगर वो इतने ही यूजलेस या इतने ही अंग्रेजों के स्लेव होते हैं, तो उनको 11-12 साल जेल में नहीं रखा जाता। इवन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल उनको कई सालों तक मतलब जिसको कहा जाता है हाउस अरेस्ट की तरह उनको रखा गया था। ऐसे उनको नहीं रखा जाता इफ ही वाज सो यूजलेस एंड बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश। तो ये कहना उनके लिए उनको डिसरिस्पेक्ट करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हम ही रिस्पेक्ट नहीं, हम ही उनको में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने सावरकर को रिस्पेक्ट पे करने के लिए उनके नाम का स्टैम्प निकाला था। वो स्टैम्प का फोटो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज नॉट समथिंग जिसको कि हम मतलब गलत कह सकें, या हम कोई नहीं होते हैं सावरकर को जज करने वाले। उनकी लाइफ ऐसी थी जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इट्स लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड द वर्स्ट काइंड ऑफ लाइफ यू कैन एवर इमेजिन। सो परफेक्टली, फिर भी आप बताइए अगर आपको लगता मे बी यू माइट नॉट अग्री टू माई, अगर डिसअग्री करते हैं तो भी
भी बताइए, कहाँ कौन-सी बात आपको लगता है कि इस मूवी में अगर आपने देखा है तो बताइए कि इस मूवी में और क्या होना चाहिए था जो शायद उन्होंने नहीं दिखाया है और क्या ऐसा उन्होंने दिखाया है जो शायद गलत था और अगर कोई हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी जो मुझसे मिस हो गई है वो आप ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड कीजिए। एंड लास्टली आई विल जस्ट लाइक टू से वन लास्ट थिंग कि इस मूवी में अगर हिस्टोरिकल एक्यूरेसी वो दिखा पाए तो शायद इसीलिए दिखा पाए क्योंकि हमने सावरकर के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। अगर सावरकर पे भी हमें उतने ही मटेरियल्स मिलते हैं जितने कि हमें बाकी के इम्पोर्टेंट लीडर्स पे मिलते हैं तो शायद देन दिस इज ऑल माय व्यू। आप सब प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक द वीडियो अगर सबको अच्छा लगा हो तो, और अगर कुछ शिकायत है तो वो भी बताइए। डिसलाइक ही कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू दिस वीडियो एंड तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेक्स्ट फ्राइडे वापस से आऊँ इन अ लाइव स्ट्रीम और उसका उसका टॉपिक भी मैं 1-2 दिन में पब्लिक कर दूँगी, कम्युनिटी में ही डाल दूँगी। होपफुली वो एक डिस्कशन टॉपिक होगा, आप लोग भी प्लीज़ उस पे कुछ पॉइंटर्स डालिएगा सो दैट वी कम अप टू इट। और तब तक के लिए हैव अ गुड वीक, हैव अ गुड वीकेंड, एन्जॉय योर वीकेंड एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी है, तो प्लीज़ देखिए। थैंक यू।